हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज ऑफ चौसर, जिसका कि टाइम ड्यूरेशन था फ्रॉम 1340 टू 1400। चौसर वाज द ओनली प्रोमिनेंट राइटर इन हिज एज, सो वी कॉल्ड इट द एज ऑफ चौसर और चौसेरियन एज। क्योंकि इस एज में चौसर ही एकमात्र जो था वो प्रोमिनेंट राइटर था, इसीलिए हम इस एज को एज ऑफ चौसर कहते हैं या तो फिर चौसेरियन एज कहते हैं। Chaucer was the first story writer, grandfather of English novelists, first modern writer, first reformer, and the first writer of Renaissance. चौसर जो था वो पहला स्टोरी राइटर था, उसे इंग्लिश नोवेलिस्ट का ग्रैंडफादर, पहला मॉडर्न राइटर भी था, वो पहला रिफॉर्मर भी था और पहला राइटर था रेनेसां का। चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश राइम्स, हीरोइक कपलेट एंड राइम रोयल। चौसर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ प्लेजियरिज्म। चौसर को प्रिंस ऑफ प्लेजियरिज्म कहा जाता है क्योंकि चौसर ने अपने काफ़ी सारे कंटेंट को दूसरे दूसरे ऑथर के वर्क से लिया है। चौसर इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है, जबकि जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इनका एक ग्रुप था लोलार्ड, जो कि चर्च को करप्शन के बारे में सबको बताते थे। इस एज का कुछ मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पहला है ब्लैक डेथ और प्लेग 1347 टू 1351। इट किल्ड 33% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड इन डॉर्सेट। इस प्लेग के कारण इंग्लैंड के डॉर्सेट में वहाँ की लगभग 33% जो आबादी थी वो मर गई थी। मोस्टली फ्रॉम द रूरल और लेबर क्लास, द डिमांड ऑफ द रिमेनिंग लेबरर्स गॉट रेज्ड। दे अर्न मनी एंड बिकेम द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। और जो ये लोग जो मरे थे वो मोस्टली जो थे वो लेबर क्लास से थे, उसके कारण काफ़ी कम लेबर बचे, जिसके कारण उनकी डिमांड जो है वो काफ़ी हाई हो गई और वो ज़्यादा पैसा कमाए और फिर वो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए। दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट देयर आर लॉट ऑफ वाइसेस इन सोसाइटी एंड इन रिलीजन। लोगों ने यह रियलाइज़ किया, महसूस किया कि सोसाइटी में और रिलीजन में काफ़ी सारी बुराइयां हैं। In fact, religion has been used as a tool to make a lot of money by lots of fake clergies. तो यहाँ तक भी हो गया था कि कई सारे जो फेक क्लर्जीज थे, जो झूठ मूठ के खुद को क्लर्जीज तो कहते थे, लेकिन वो उन्होंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं की थी, वैसे कई लोग रिलीजन का यूज़ पैसे बनाने के लिए कर रहे थे। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द हीलिंग पावर ऑफ क्लर्जी एंड क्रिश्चियनिटी। क्योंकि प्लेग में रिलीजन से लोगों को कुछ भी मदद नहीं मिला, तो लोगों ने क्रिश्चियनिटी और क्लर्जी के जो हीलिंग पावर था उस पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, क्वेश्चन करना। प्लेग लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस। जब प्लेग हुआ तो इसके बाद मेडिकल साइंसेस डेवलप हुई। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट है पीजेंट रिवोल्ट ऑफ 1381। इसका दूसरा नाम है वेड टेलर्स रिवेलियन और ग्रेट राइजिंग। दिस वॉज लेड बाय वेड टेलर एंड जॉन वॉल। The conditions leading to this revolt of lower classes includes the population decline from plague and famine. इस रिवोल्ट के शुरू होने का मेन कारण यह था कि लोअर क्लास का जो पॉपुलेशन था वो काफ़ी घट गया था प्लेग के कारण और सूखे के कारण। Peasants were paying heavy taxes to fund 100 Years' War, and due to the unfair treatment of taxes, they revolted and captured the Tower of London. एक तो उनकी पॉपुलेशन काफ़ी घट गई थी, जिसके कारण उनका जो वर्कफोर्स था वो कम हो गया था, और ऊपर से वो लोग हैवी टैक्स पे कर रहे थे ताकि वो 100 ईयर्स को फंड कर सकें। जो 100 ईयर्स वार चल रहा था उसको वो फंड कर सकें। इसके चलते गवर्नमेंट में मतलब किंग ने उन पर कई सारे टैक्सेस लगा दिए थे, जिसके कारण लोगों ने रिवोल्ट किया और कैप्चर कर लिया था टावर ऑफ लंदन को। एज ऑफ ट्रांजिशन, इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ट्रांजिशनल एज एंड चौसर इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रांजिशनल पोएट। इस एज को पहला ट्रांजिशनल एज कहा जाता है और चौसर को पहला ट्रांजिशनल पोएट। इस एज में मेजर 5 ट्रांजिशंस थे। पहला प्रोज टू पोइट्री। पहले कई जो सारे वर्क थे लगभग वो प्रोज में लिखे जा रहे थे, अब वही वर्क वो पोइट्री में लिखे जाने लगे। दे स्टार्टेड प्रिफरिंग वर्स फॉर्म। सेकेंड था डिस्क्रिप्टिव टू नैरेटिव। पहले के वर्क में मेजर
मैक्सिमम जो थे वो डिस्क्रिप्शंस रहते थे। एक किंग को कई कई लाइंस तक डिस्क्राइब किया जाता था, एक हीरो को, एक हीरोइन को डिस्क्राइब करने में काफ़ी सारे लाइंस लगते थे, कई पेजेस में उन्हें डिस्क्राइब किया जाता था। लेकिन अब इस एज में वो नैरेटिव फॉर्म में आ गया, वो डिस्क्रिप्टिव हट गया। अब जो राइटर्स थे वो स्टोरी या प्लॉट डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे। थर्ड है आइडियलिस्टिक टू रियलिस्टिक। एंग्लो सैक्सन एज में जो किंग आर्थर था वो आइडियलिस्ट था, और मेनली जो स्टोरीज थी वो आइडियलिज्म को दिखाती थी। लेकिन इस एज में रियलिज्म पे फोकस किया गया, और जो सारे वर्क्स थे, मैक्सिमम वर्क्स, वो सोसाइटी में जितने सारी बुराइयां थी उनको पॉइंट आउट करते थे। दे पॉइंट आउट द वाइसेस ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट चेंज है लोकल टू स्टैंडर्ड डायलेक्ट। पहले मैक्सिमम वर्क्स जो लिखे गए थे वो लोकल डायलेक्ट में थे, लेकिन इस एज में जो वर्क्स लिखे गए वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट में थे। मैक्सिमम वर्क्स जो लिखे गए वो थे फ्रेंच में, लैटिन में या फिर इंग्लिश में। नेक्स्ट चेंज है फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन लैंग्वेज टू इंग्लिश। पहले इस एज में भी जो पहले सारे वर्क्स फ्रेंच और लैटिन में जो लिखे गए, लेकिन चौसर ने जब इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया तो उसके बाद सारे वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए। नेक्स्ट मेजर इवेंट है 100 Years War 1337 to 1453 between England and France because of the land holdings that France had of England। यह जो 100 Years War था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हो चला, क्योंकि फ्रांस ने कुछ लैंड जो इंग्लैंड की कैप्चर कर लिए थे इंग्लैंड उसे फिर से रीगेन करना चाहता था। इस 100 Years War में इंग्लैंड ने ओनली 3 बैटल्स जीते। पहला है बैटल ऑफ क्रेसी 1346, इस टाइम किंग था एडवर्ड थर्ड। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ पोइटियस 1356, इस टाइम जो किंग था वो था एडवर्ड द ब्लैक। नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ एगनकोट 1415, इसमें किंग था हेनरी फिफ्थ। इस वाले वार में लॉन्ग बो का यूज हुआ था जो कि 1.8 मीटर लंबे थे। इस 100 Years War के कारण स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। ऑल दे हैड वाज ओल्ड इंग्लिश विच वाज हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्मन फ्रेंच एंड लैटिन। तो इस 100 Years War के कारण लोगों में नेशनैलिटी डेवलप हुई और वो लोग अपने लैंग्वेज की डिमांड करने लगे कि उनका वो खुद का लैंग्वेज कोई हो। इससे पहले उनके पास जो था वो सिर्फ ओल्ड इंग्लिश था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नॉर्मन फ्रेंच से और लैटिन से। So, seeing the demand of Chaucer as a settled poet took the charge to introduce a new language। इस डिमांड को देखते हुए चौसर जो कि एक सेटल पोएट था उसको चार्ज दिया गया कि वो एक नया लैंग्वेज डेवलप करें। He had 4 dialects to be chosen as an option to be converted into English language। चौसर के पास 4 डायलेक्ट्स थे जिनमें से किसी एक को चौसर कन्वर्ट कर सकता था इंग्लिश लैंग्वेज में। वो 4 डायलेक्ट्स थे वो थे नॉर्थम्ब्रियम, साउदर्नब्रियम, ईस्ट मिडलैंड एंड केंटिश। चौसर सेलेक्टेड ईस्ट मिडलैंड एंड मेड सम फ्लेक्सिबल चेंजेस, इंट्रोड्यूस सम ग्रामेटिकल थिंग्स एंड फाइनली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश। चौसर ने इन चारों में से ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चुना और उसमें कुछ फ्लेक्सिबल चेंजेस किए और एक नया लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश बिकेम लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन 1362। इंग्लिश जो थी वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बनी 1362 में। द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट इन 1363, और वो पार्लियामेंट की लैंग्वेज बनी 1363 में। एंड रिप्लेस फ्रेंच फ्रॉम स्कूल सिलेबस इन 1386, और इसने फ्रेंच को स्कूल सिलेबस से रिप्लेस किया 1386 में। ईस्ट मिडलैंड वॉज अ डायलेक्ट दैट कवर्ड द मैक्सिमम एरिया ऑफ इंग्लैंड। इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ चौसर एंड हिज एंसेस्टर्स। सो चौसर वॉज क्वाइट कॉम्पिटेंट यूजिंग दिस डायलेक्ट। जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था वो इंग्लैंड के मैक्सिमम एरिया को कवर करता था और इसे मैक्सिमम लोग बोलते थे, और यह चौसर और उसके एंसेस्टर का लैंग्वेज था। इसीलिए चौसर ने इस लैंग्वेज को जब कन्वर्ट किया तो वह काफ़ी कॉम्पिटेंट था इसे कन्वर्ट करने के टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस अथॉरिटीज सेल्फ पार्डन्स टू एवरीवन सेइंग दैट इफ़ यू बाय और पे अ सर्टेन अमाउंट वी विल प्रोवाइड यू अ पार्डन एंड द पार्डन हैज़ बीन गिवन टू यू बाय गॉड। जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ थी वो लोगों से कहते थे कि आप मेरे से आके पार्डन खरीद लो, उसके बदले कुछ सर्टेन अमाउंट फिक्स थे, और लोग पैसे दे करके वो पार्डन खरीद लेते थे अपने सिन के लिए
ताकि उन्होंने कोई भी सीन किया हो तो गॉड उसे पार्डन कर देते थे। और ऐसा माना जाता था कि ये जो पार्डन वो दे रहे थे ऑथोरिटीज़, जो रिलीजियस ऑथोरिटीज़, यह डायरेक्ट गॉड के द्वारा दिया गया था। दे स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग पार्डन्स। ये पार्डन बेच बेच के उन्होंने काफ़ी सारे पैसे बनाए। आफ्टर प्लेग अपीयर्ड, पीपल स्टार्टेड डिस्ट्रस्टिंग और डाउटिंग द रिलीजन, देयर फेथ वॉज इन डाउट। तो जब प्लेग आया तो उन्होंने देखा कि इस पार्डन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो लोग इस पर डाउट करने लगे और डिस्ट्रस्ट करने लगे रिलीजन पे। तो उनका जो फेथ था वो डाउट में आ गया। जॉन वैक्लिफ, कॉल्ड द फर्स्ट रिफॉर्मर, ट्रांसलेटेड बाइबल। जॉन वैक्लिफ, जिसे हम पहला रिफॉर्मर कहते हैं, उसने बाइबल को ट्रांसलेट किया। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू ट्रांसलेट द बाइबल इनटू इंग्लिश। वह पहला आदमी था जिसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ही ट्रांसलेटेड द ओल्ड टेस्टामेंट फ्रॉम द टेक्स्ट नेम सेंट जेरोम्स बाइबल और वल्गेट्स बाइबल रिटन इन लैटिन। उसने सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया, और उसने ये जो ट्रांसलेशन किया वो ओरिजिनल टेक्स्ट का, जो बाइबल का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जो कि हिब्रू में लिखा हुआ है, उससे नहीं किया, बल्कि उसने इसका ट्रांसलेशन सेंट जेरोम्स बाइबल, और जिसे वल्गेट्स बाइबल भी कहते हैं, जो कि लिखा गया है लैटिन में, उससे किया। लोलार्ड्स, इसके लीडर थे जॉन वैक्लिफ। दे वर द सिंगर्स एंड देयर जॉब वाज टू सिंग अबाउट गॉड। जो लोलार्ड एक ग्रुप था, उसमें जो सारे लोग थे वो सिंगर्स थे, और उनका काम था कि वो गॉड के बारे में गाएं। दे स्टार्टेड कॉजिंग अवेयरनेस अबाउट चर्च एंड चर्च ऑथोरिटीज़। वो लोगों को जागरूक करने लगे चर्च के बारे में और चर्च ऑथोरिटीज़ के बारे में। द लोलार्ड अपराइजिंग अगेंस्ट किंग हेनरी फिफ्थ हैपेंड इन 1414 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन कैसल, अ फॉलोअर ऑफ जॉन वैक्लिफ। लोलार्ड अपराइजिंग जो कि 1414 में हुआ किंग हेनरी फिफ्थ के खिलाफ, वो लीडरशिप में हुआ सर जॉन कैसल के, जो कि फॉलोअर थे जॉन वैक्लिफ के। ये सभी कुछ मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं एज ऑफ चौसर के। थैंक यू।